आज की इस ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम आपके सामने एक नवीन विषय के साथ में उपस्थित हुए हैं, जिसका शीर्षक है खाद्य उत्पादन समस्या और खाद्य सुरक्षा। इस आपदा काल में यह विषय अत्यंत प्रासंगिक है। सर्वप्रथम इस व्याख्यान का जो हिस्सा खाद्य उत्पादन से संबंधित है वो आंकड़ों पर आधारित होगा। तत्पश्चात हम खाद्य संकट, समस्या एवं खाद्य सुरक्षा की विवेचना करेंगे। खाद्य उत्पादन, प्रोडक्शन, फूड प्रोडक्शन। फूड प्रोडक्शन को अगर हम देखें तो जो फूड प्रोडक्शन से संबंधित आंकड़े हमें प्राप्त होते हैं वो ऐसा नहीं है कि हमें सिर्फ अन्न के ही आंकड़े इसमें सम्मिलित किए जाते हैं, बल्कि इसमें कृषि के साथ साथ वानिकी, आखेट, मत्स्य पालन और पशुपालन, इन सब के आंकड़ों को सम्मिलित करके हम यह बताने की कोशिश करते हैं कि हमारा फूड प्रोडक्शन कितने मूल्य का है। मूल्य को हम नापते हैं मुद्रा से। तो अभी जो मैं आपके सामने आंकड़े प्रस्तुत करने जा रहा हूं फूड प्रोडक्शन के, वो अमेरिकी डॉलर में यह बताते हैं कि किस देश का उत्पादन कितना है, उसका मूल्य कितना है। फूड प्रोडक्शन में जो सर्वोच्च स्थान पर या शिखर पर वर्ष 2018 में रहा है देश, वो चीन है, जिसका उत्पादन 978 978 अरब अमेरिकी डॉलर रहा है। तत्पश्चात भारत का स्थान आता है। भारत ने 397 अरब अमेरिकी डॉलर का खाद्यान्न उत्पादन किया। उसके बाद यूनाइटेड स्टेट, उसके बाद इंडोनेशिया, उसके बाद नाइजीरिया, उसके बाद ब्राजील, उसके बाद पाकिस्तान। पाकिस्तान का यह उत्पादन, जिसे कि आप खाद्य उत्पादन कह रहे हैं, हम कह रहे हैं, वहाँ पे सिर्फ 72 अरब अमेरिकी डॉलर का रह जाता है। तो आप विभिन्न स्तरों पे देख रहे हैं कि ये जो खाद्य उत्पादन है सभी देशों का भिन्न भिन्न है। जैसे जैसे जहाँ पे जो जो संसाधन उपलब्ध हैं उन संसाधनों के आधार पर खाद्य उत्पादन की कंट्री की ये रैंकिंग की गई है। इन रैंकिंग में प्रथम 10 का नाम सुनिए। नंबर 1 पे चाइना, फिर भारत, फिर संयुक्त राज्य अमेरिका, फिर इंडोनेशिया, फिर नाइजीरिया, फिर ब्राज़ील, फिर पाकिस्तान, फिर जापान, फिर रूस और फिर फ्रांस। ये एक सीक्वेंस है। मैं आपको बता दूं, इसमें कुछ आंकड़े 2018 के हैं और कुछ देशों के आंकड़े 2017 के भी हैं। जैसे कि यूनाइटेड स्टेट का हमारे पास 2017 का आंकड़ा है और जापान का 2017 का आंकड़ा है। शेष 2018 के आंकड़ों के आधार पे ये रैंकिंग बनाई गई है।
इस रैंकिंग में 190 देशों का डिटेल दिया गया है, विभिन्न वर्षों का, जिस वर्ष का जिसका आंकड़ा उपलब्ध था उसके आधार पे ये एक डाटा तैयार किया गया है, डेटा तैयार किया गया है, जिसमें ये बताने की कोशिश की गई है कि हम खाद्य उत्पादन में कहाँ पे हमारी स्थित है। अगर हम भारत को देखें विशेष रूप से, तो भारत उत्पादन कर रहा है 397 अरब अमेरिकी डॉलर का। भारत का यह उत्पादन वर्ष 2009 से 2018 तक का हमारे पास में उपलब्ध है। भारत ने वर्ष 2009 में ये उत्पादन किया था 225 अरब अमेरिकी डॉलर, 2010 में 285 अरब अमेरिकी डॉलर, 2011 में 313 अरब अमेरिकी डॉलर, 2012 में उत्पादन हमारा घट गया था। 2011 में जो 313 अरब अमेरिकी डॉलर था वो 2012 में 308 अमेरिकी डॉलर ही रह गया। फिर 2013 में हमारा 318 अरब अमेरिकी डॉलर पे पहुंचा, फिर 2014 पे 342 अरब अमेरिकी डॉलर, फिर 2015 में 340 अरब अमेरिकी डॉलर, 2016 में 372 अरब अमेरिकी डॉलर, 2017 में 414 अरब अमेरिकी डॉलर और 2018 में पुनः घटा और 397 अरब अमेरिकी डॉलर पे हमारा फूड प्रोडक्शन पहुंच गया। इस तरह से आप देख रहे हैं कि हमारा जो फूड प्रोडक्शन है बढ़ता और घटता है। 2009, 2010, 2011 में लगातार बढ़ा, 2012 में घट गया, फिर 2013, 2014, 2015, 2016 में लगातार बढ़ा, 2017 तक बढ़ा, फिर 2018 में फिर थोड़ा सा गिर गया। एक अप डाउन्स लगे हुए हैं। खाद्य उत्पादन, खाद्य उत्पादन जब हमारी जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ रही हो तो इस वैश्विक खाद्य उत्पादन की चर्चा महत्वपूर्ण हो जाती है। विश्व बैंक का एक अध्ययन है, विश्व बैंक अपने अध्ययन में कह रहा है कि 800 मिलियन लोग भूखमरी से प्रभावित हैं। अभी आपने ये देखा, ये जो मैं आंकड़े बता रहा था आपको विश्व के परिदृश्य पे, तो वो क्या ये जो इतने अरब अमेरिकी डॉलर का उत्पादन हो रहा है, क्या ये विश्व के भरण पोषण के लिए पर्याप्त है? 1960 के बाद में ये बात सच है कि खाद्य उत्पादन के दृष्टिकोण से हमने तीव्र वृद्धि की है, लेकिन यह भी देखने की बात होगी कि विश्व में भूखे और कुपोषित व्यक्तियों की संख्या पहले में से अधिक हो रही है। विश्व बैंक अपने अध्ययन में, जैसा कि मैंने बताया, कि यह बताने का प्रयास कर रहा है कि संपूर्ण विश्व में करीब 800 मिलियन लोग भूखमरी से प्रभावित हैं। विश्व बैंक के इसी अध्ययन के अनुसार, अगर विश्व बैंक के आप इस अध्ययन को पढ़ें तो 36 देशों को वो बता रहा है कि विशेष रूप से गंभीर रूप से प्रभावित हैं, जिसमें कि 21 देश दक्षिणी अफ्रीका के हैं। तो ये जो खाद्य संकट है, ये खाद्य संकट एक नवीन रूप में हमारे सामने आ रहा है। इसका नवीन रूप क्या है कि भूख को पहले गरीबी और ग्रामीण क्षेत्रों से जुड़ा हुआ समझा जा रहा था, लेकिन ये भूख और गरीबी, इसका विस्तार अब नगरीय क्षेत्रों की ओर भी हो रहा है। जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्या वृद्धि इस समस्या को और ज्यादा भयानक बना रही है। जो हमारी जनसंख्या की वृद्धि दर है और जो खाद्य पदार्थ के उत्पादन की वृद्धि दर है, उन दोनों वृद्धि दर में हमारी जनसंख्या की वृद्धि दर ज्यादा तीव्र है।
और यह वृद्धि दर अल्प विकसित देशों में या विकासशील देशों में और ज्यादा तेज है। इसलिए विश्व बैंक ने ये अंदाजा लगाया है, ये आकलन किया है कि वर्ष 2030 तक खाद्यान्नों की मांग विश्व स्तर पे दुगनी हो जाएगी। तो समस्या क्या है कि सबको भोजन कैसे मिलेगा, ये समस्या है। आपका उत्पादन की वस्तु स्थिति ये है। विश्व बैंक कह रहा है कि वर्ष 2030 तक खाद्यान्नों की वैश्विक मांग दुगनी हो जाएगी, यानी कि हर देश जितना उत्पादन कर रहा है उसको दुगना उत्पादन अगर करे तो वो विश्व की मांग को पूरा कर सकता है। तो इस समस्या को, ये जो आपके सामने समस्या उत्पन्न हुई है, इस समस्या को किस तरीके से हम निपटा सकते हैं, इसका समाधान क्या है। तो ये जो समस्या है, इस समस्या का पहला चरण जनसंख्या स्थिरीकरण होना चाहिए कि जो हमारी जनसंख्या की वृद्धि दर है उस वृद्धि दर पे अंकुश लगाया जाए। जब हम ये बात ध्यान रखिएगा, जब हम खाद्य की बात करते हैं तो हमारा मतलब सिर्फ खाद्यान्न से नहीं होता, हमारा मतलब दूध से भी होता है, सब्जी से भी होता है, मांस से भी होता है, अंडे से भी होता है। अगर हम इन सबको सम्मिलित करके अध्ययन ना करें, सिर्फ खाद्यान्न के आधार पर अध्ययन करें, तो ये समझिए कि हम अधिकांश जनसंख्या कुपोषण का शिकार हो जाए, यानी कि कुपोषण की स्थिति पैदा हो जाए। इसलिए हमारी जो खाद्य आवश्यकता होती है उस खाद्य आवश्यकता में हम इन चीजों को अवश्य शामिल करते हैं। इसीलिए जब हम यहाँ पे फूड प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं तो इसमें सब चीजें शामिल थी। बात हो रही थी कि हमारी ये जो खाद्य समस्या है इसके निवारण के लिए एक सार्थक कदम हो सकता है अगर हम जनसंख्या की वृद्धि दर को नियंत्रित करें तो। दूसरा, जो हम ये खाद्य का उत्पादन कर रहे हैं, आप लोगों ने परिवहन लागत का नाम सुना है। किस तरीके से हम अपनी परिवहन लागत या अन्य लागतों को कम कर सकते हैं। विकासशील देशों में एक और समस्या है, जमाखोरी और कालाबाजारी। हम लोग खाद्य पदार्थों का अवैध रूप से भंडार करते हैं और जब बाजार में उसका मूल्य बढ़ जाता है तब हम उसको बेचते हैं। इसके साथ साथ आपको ये बात भी ध्यान देना पड़ेगा कि हम अगर आज उचित मात्रा में खाद्यान्न या खाद्य पदार्थ नहीं उत्पादित कर पा रहे हैं तो उसके क्या कारण हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम उत्पादन करते हैं लेकिन हमारा खाद्यान्न खराब हो जाता है, वेस्ट हो जाता है, उचित मूल्य नहीं मिलता है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में उचित भंडारण ना हो पाने के कारण खाद्यान्नों का बड़ी मात्रा में नाश होता है। हमें इस, यानी कि हम अगर भंडारण की व्यवस्था को सुधार लें तो खाद्यान्न की वो मात्रा जो नष्ट हो जाती है उसको हम मानव के उपयोग में ला सकेंगे। दूसरी चीज आप लोगों ने देखी होगी, सुनी होगी, जलवायु परिवर्तन के बारे में। सूखा, बाढ़, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, हमारी फसलें इससे प्रभावित होती हैं। खास तौर से भारत की कृषि को मानसून का जुआ कहा जाता है।
तो हमारा जो फसल उत्पादन है वो किससे प्रभावित होता है? वर्षा से प्रभावित होता है। बिहार में बाढ़ आई हुई है, आप लोग भली भांति वाकिफ हैं। सोचिए कितना ज्यादा पशु हानि हुई होगी, कितनी ज्यादा फसल हानि हुई होगी। वर्ष 2007 में ऑस्ट्रेलिया में जब सूखा पड़ा था तो उसके गेहूं के उत्पादन में 60% की गिरावट आ गई थी, और चीन में पिछले 7 वर्षों में अनाज के उत्पादन में 10% की कमी आई है। सिर्फ जलवायु ही नहीं, बहुत सारे सामाजिक और राजनैतिक कारक भी ऐसे हम पाते हैं जिनकी वजह से समस्त जनसंख्या तक खाद्य नहीं पहुंच पाता। इस प्रकार की समस्याएं आप अमेरिका महाद्वीप में देख सकते हैं, जहां पर नाइजीरिया की सरकार बियाफान के लोगों के साथ में तथा इथोपिया की सरकार का इरिट्रियन लोगों के साथ में जो मतभेद थे उससे एक खाद्य संकट उत्पन्न हुआ। फिर उसके बाद आप देखिए कि विकासशील देशों में जो भूमि का वितरण है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड है, वो बहुत असमान है। कुछ लोगों के पास में ही भूमि है और अधिकतर लोग कृषि श्रमिक हैं। वो कृषि श्रमिक हैं जो कि मौसमी बेरोजगारी का शिकार हो जाते हैं। तो ऐसी दशा में उन तक किस तरह से खाद्य की उपलब्धता हो, ये विभिन्न प्रकार के आयाम हैं। इन विभिन्न प्रकार के आयामों को सोचिए और इनके निवारण के लिए, जैसा कि एक उपाय बताया गया था, जनसंख्या की वृद्धि दर को नियंत्रित करना। उस जनसंख्या की वृद्धि दर को नियंत्रित करने के साथ साथ ये जो विभिन्न प्रकार के बैरियर्स हैं, चाहे वो सामाजिक बैरियर्स हों, चाहे वो राजनीतिक बैरियर्स हों, जो प्रत्येक व्यक्ति तक खाद्य उपलब्धता पहुंचाने में बाधा का काम कर रहे हों, उनको हमें दूर करना होगा। पहली चीज आई हमारे सामने कि हम जनसंख्या को नियंत्रित करके कर सकते हैं। दूसरी चीज आई कि जहाँ पे भंडारण की सुविधा नहीं है वहाँ भंडारण की सुविधा दे सकते हैं। तीसरी चीज हमारे सामने आई कि हम ये जो सामाजिक राजनीतिक अवरोध है, जो गतिरोध है, जो आपस में मतभेद हैं, उनको दूर करके हम खाद्य की उपलब्धता को सुनिश्चित कर सकते हैं। इसके बाद एक चीज ये है कि हम फसल की गहनता में वृद्धि करके, उन्नतशील बीज और उर्वरकों का प्रयोग करके, कृषि की भूमि में वृद्धि करके हम उत्पादकता को और बढ़ाने की ओर जा सकते हैं। ये हम एग्रीकल्चर की फील्ड में डेवलपमेंट कर सकते हैं। इसके बाद में हम नए खाद्य संसाधनों की खोज कर सकते हैं। खाद्य संसाधन, समुद्र के बहुत सारी चीजें, सी फूड्स को हम नवीन खाद्य संसाधनों के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। उच्च प्रोटीन वाले खाद्य पदार्थों का विकास कर सकते हैं। इस प्रकार से हम यह एक प्रयास कर सकते हैं कि हम सभी लोगों को खाद्य सुरक्षा प्रदान करें। अब यहाँ पे दो बातें बहुत विशेष रूप से आ रही हैं। एक शब्द आया खाद्य सुरक्षा, तो आपको ये समझना होगा कि ये खाद्य सुरक्षा क्या है। देखिए, खाद्य सुरक्षा की जो परिभाषा संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा दी गई, वो यह दी गई थी कि खाद्य सुरक्षा का तात्पर्य उस स्थिति से है जब विश्व के समस्त लोग हर वक्त शारीरिक व मानसिक रूप से इस स्थिति में हो कि वह स्वयं के स्वस्थ जीवन हेतु अपने खाद्य क्षमता के अनुसार उचित व स्वस्थ भोजन प्राप्त कर सकें। यहाँ पे दो दिवसों की मैं चर्चा करना चाहूँगा। एक विश्व खाद्य दिवस होता है 16 अक्टूबर को,
है ना। और एक विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस होता है, जिसे कि 2018 से में घोषित किया गया, ठीक है, जो कि 7 जून को मनाया जाता है। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा था कि जो खाद्य सुरक्षा है, ये खाद्य सुरक्षा के मूलभूत रूप से 4 स्तंभ हैं। पहला स्तंभ है कि सबको खाद्य की उपलब्धता हो, सबको उन खाद्य को प्राप्त करने की क्षमता हो, उसके प्रयोग तथा उसमें स्थायित्व हो, और व्यापार एवं सतत विकास हेतु अंतर्राष्ट्रीय संघों की भूमिकाओं का भी इसमें सम्मिलित किया गया है। लेकिन अभी भी ये बात उठती है कि खाद्य सुरक्षा है क्या। देखिए, खाद्य सुरक्षा का जो अर्थ है वो ये अर्थ है कि सभी लोगों के लिए सदैव भोजन की उपलब्धता, पहुंच और उसे प्राप्त करने का सामर्थ्य। मैंने आप लोगों को आज के विषय की प्रारंभ करते समय कहा था कि यह विषय अत्यंत प्रासंगिक है इस महामारी के दौर में। आप इस महामारी के दौर को ध्यान में रखिए और सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं को देखिए, जिसके अंतर्गत वो विभिन्न प्रकार से आप लाभान्वित कर रही है, अन्न वितरण कर रही है। क्या है? खाद्य सुरक्षा। क्या खाद्य सुरक्षा है? कि सभी लोगों के लिए सदैव भोजन की उपलब्धता, पहुंच और उसे प्राप्त करने का सामर्थ्य। अब इस खाद्य सुरक्षा को थोड़ा सा डिटेल में जानने की जरूरत है। भाई, जिस तरीके से आपको सांस लेना आवश्यक है, अनिवार्य है, जिंदा रहना है तो, जीवित रहना है तो, उसी तरह जीवित रहने के लिए भोजन भी आवश्यक है। अगर आप ये समझ रहे हैं कि खाद्य सुरक्षा का अभिप्राय केवल 2 जून की रोटी है, तो ऐसा नहीं है। खाद्य सुरक्षा का जो आयाम है वो इससे ज्यादा विस्तृत है। खाद्य उपलब्धता जब हम इस्तेमाल करते हैं तो उसका तात्पर्य होता है देश में खाद्य उत्पादन, खाद्य आयात और सरकारी अनाज भंडारों में संचित पिछले वर्ष के स्टॉक, कि हमारे पास खाद्य की क्या उपलब्धता है, जो हम अन्य निवासियों तक या अन्य जरूरतमंदों तक पहुंचा सकते हैं। पहुंच का अर्थ है, जब हम पहुंच इस्तेमाल करते हैं तो खाद्य प्रत्येक व्यक्ति को मिलता रहे। हमारा उद्देश्य क्या है? कि जो ये खाद्य है वो प्रत्येक व्यक्ति को मिलता रहे। अगर कोई विपरीत परिस्थितियां हो गई हैं तो हम, जो हमारी उपलब्धता है, यानी कि जो हमारा भंडार है, उस भंडार से हम उस पहुंच को सुनिश्चित करें। सामर्थ्य का अर्थ है कि लोगों को अपनी भोजन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त और पौष्टिक भोजन खरीदने के लिए धन उपलब्ध हो। पर्याप्त रूप से अब भोजन करने के लिए धन उपलब्ध हो, कि वो जो भोजन कर रहे हैं वो पर्याप्त हो और पौष्टिक हो। पर्याप्त का मतलब ये है कि ऐसा नहीं कि उसकी आवश्यकता 4 की है और वो 2 का कर रहा है तो ये सामर्थ्य के अंतर्गत नहीं आएगा। जिसकी जितनी आवश्यकता है। तो यहां पर खाद्य सुरक्षा जब हम सुनिश्चित करेंगे तो खाद्य सुरक्षा के अंतर्गत 3 बिंदुओं को हम महत्वपूर्ण रूप से देखेंगे। पहला बिंदु है कि सभी लोगों के लिए पर्याप्त खाद्य उपलब्ध हो।
सभी लोगों के लिए। दूसरी चीज देखेंगे कि सभी लोगों के पास में खाद्य पदार्थ, गुणवत्ता युक्त खाद्य पदार्थ खरीदने की क्षमता हो। तीसरी चीज, खाद्य की उपलब्धता में कोई बाधा ना हो। अब आवश्यकता यह पड़ता है कि खाद्य सुरक्षा क्यों? देखिए, जो हमारा समाज है, हमारा समाज का जो ये गरीब वर्ग है, वो गरीब वर्ग हर समय खाद्य सुरक्षा के दृष्टिकोण से हमेशा असुरक्षित रहता है। यानी कि खाद्य असुरक्षा से ग्रस्त है। ये जितना गरीब है, कभी भूकंप आया, कहीं भूकंप आया, कभी सूखा आया, कभी बाढ़ आई, कभी सुनामी आई, कभी फसल नष्ट हुई, कभी फसल के सही दाम नहीं मिले, विभिन्न प्रकार की आपदाएं। यानी कि एक वर्ग वह है गरीबी रेखा से नीचे जो कि हम ये कह सकते हैं लगभग लगभग सदैव ही खाद्य के दृष्टिकोण से असुरक्षित रहता है। लेकिन जब ये दौर आते हैं महामारी के, आपदा के, तो जो गरीबी रेखा के ऊपर वाले भी हैं, वो भी खाद्य से असुरक्षित हो जाते हैं। क्यों असुरक्षित हो जाते हैं? क्योंकि कुल उपज में गिरावट आ जाती है, खाद्य की कमी हो जाती है। खाद्य की कमी के कारण कीमतें बढ़ जाती हैं और ऊंची कीमतों पर भी लोग उस खाद्य पदार्थ को नहीं खरीद पाते। अगर ये आपदा लंबे समय तक बनी रही और विस्तृत क्षेत्र पर बनी रही, तो भूखमरी की स्थिति भी पैदा हो जाती है और व्यापक भूखमरी से अकाल की स्थिति बन सकती है। अकाल में व्यापक भूखमरी आप लोगों ने सुनी होगी। तो इस प्रकार से आपने देखा कि किस प्रकार से कोई भी प्राकृतिक आपदा जब वह विस्तृत क्षेत्र पर लंबे समय तक है, तो किस तरीके से वो भूखमरी की परिस्थितियां पैदा करती है। भारत भारत में आप गौर से देखिए तो कृषि श्रमिक मौसमी बेरोजगारी का शिकार होते हैं कि जब तक खेतों में काम है तब तक उन्होंने काम किया, फिर जब काम नहीं है यानी कि धन नहीं है, तो खाद्य की उपलब्धता कैसे हो। फसल नष्ट हो गई किसी आपदा से, सरकार की बहुत सारी नीतियां हैं जो कि आपको खाद्य के दृष्टिकोण से सुरक्षित करती हैं, जैसे कि राशन, जैसे कि फसलों का बीमा, जैसे कि रोजगार की उपलब्धता। लेकिन फिर भी खाद्य सुरक्षा के लिए हमें क्या क्या प्रयास करने चाहिए, यह एक विचारणीय बिंदु है। आप लोगों ने मिड डे मील का नाम सुना होगा, जो भोजन दिया जाता है बच्चों को स्कूलों में, वो भी इसी का एक रूप है। तो खाद्य सुरक्षा को हमें प्राप्त करने के लिए
हमें हमारे संसाधनों को, कृषि संसाधनों को, भूमि से के संबंधित संसाधनों को प्रोन्नत करना होगा, उन्नत करना होगा, साथ ही साथ स्वरोजगार के अवसरों का विस्तार करना होगा। हमें ऐसे ग्रामों को चिन्हित करना होगा जहां पे अधिक गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली जनसंख्या का संकेंद्रण है। उनको ऊपर उठाने के विभिन्न प्रकार के प्रयास करने होंगे। खाद्य की आपूर्ति को सुनिश्चित करना होगा, खाद्य की कीमतों को नियंत्रित करना होगा। काला बाजारी, जमाखोरी जैसी आपदा काल में जब ये चीजें बढ़े तो उन पे कानूनी रोकथाम करनी होगी। गरीब परिवारों को सस्ती ब्याज दर पे ऋण उपलब्ध कराना होगा। सरकार की तरफ से विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं में खाद्य सहायता देनी होगी और विभिन्न सरकारी योजनाओं का उचित ढंग से क्रियान्वयन करना होगा कि वो सभी लोगों को समान रूप से उपलब्ध हो। अगर हम ऐसा कर सकने में सफल हुए, अगर हम ऐसा कर सकने में सफल हुए तो निश्चित रूप से सभी लोगों के पास पर्याप्त रूप से खाद्य होगा अथवा खाद्य पदार्थ खरीदने की क्षमता होगी और उस खाद्य उपलब्धता में कोई बाधा नहीं होगी। आज के इस व्याख्यान को मैं यहीं पे समाप्त करता हूं। अगर आपको कहीं पे कोई संशय हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आशीष कुमार, आदित्य कुमार, आलोक, अमृता, अविनाश, मंजुलता, मिथिलेश, निशा, प्रियांशु कुमारी, प्रिंस कुमार, प्रियंका कुमारी, प्रियांशु कुमारी, सच्चिदानंद, श्रीराम, ट्विंकल, आज के इस व्याख्यान को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। कल हम पुनः एक नवीन विषय के साथ आपके सम्मुख उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।